सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आज सुबह की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। धर्मचक्र दिवस के रूप में इस बार मनाई जा रही है आषाढ़ पूर्णिमा। राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन कार्यक्रम। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुबह अचानक लेह पहुंचकर गलवान घाटी में शहीद बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है और तेजी से बदलते समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। कई और बड़ी बातें उन्होंने कही, उन पर भी डालेंगे एक निगाह। इस बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि सरकार की अनुमति के बिना भारत चीन से बिजली उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं देगा। साथ ही संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल एक अहम बैठक की। इस दौरान उच्च सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए विभिन्न विकल्पों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अलावा और भी कई अहम और बड़ी खबरें हैं। आइए शुरू करते हैं सुबह 9 बजे। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा पर प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी मौके पर राष्ट्रपति भवन से धम्म चक्र दिवस समारोह की शुरुआत हो रही है। बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के विख्यात जानकार और विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ संस्कृति मंत्रालय की साझेदारी में आषाढ़ पूर्णिमा पर धर्म चक्र दिवस मना रहा है। बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख के बाद बौद्धों के लिए ये दूसरा सबसे पवित्र दिवस है। इसी दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये दिन भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा को पहले 5 तपस्वी शिष्यों को उपदेश दिए जाने को चिन्हित करता है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का ये उपदेश धर्म के प्रथम चक्र के घूमने के नाम से विख्यात है और 4 पवित्र सत्य और उच्च अष्ट मार्ग से निर्मित है। भगवान बुद्ध के ज्ञान और जागृति, उनके धर्म चक्र के मोड़ और महापरिनिर्वाण की भूमि भारत की ऐतिहासिक विरासत है। आषाढ़ पूर्णिमा का पावन दिवस भारतीय सूर्य कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने की पहली पूर्णिमा को पड़ता है, जो श्रीलंका में ऐसाला पोया और थाईलैंड में असान्हा पूजा के नाम से विख्यात है। इस दिन को बौद्ध और हिंदू अपने गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह अचानक लेह पहुंचे और गलवान घाटी में शहीद बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों की बहादुरी का संदेश पूरी दुनिया में गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है। उन्होंने मौजूदा समय को विकास का युग बताते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है और तेजी से बदलते समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। सीमा पर भारत चीन के बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सैनिकों का हौसला बढ़ाने लेह पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सीमाई क्षेत्रों में अग्रिम मोर्चे पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीमू दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक है। उन्होंने देश की सुरक्षा में डटे जवानों की हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री ने सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के अधिकारियों और जवानों को संबोधित भी किया। चीन की हरकतों पर कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद का समय है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है।
भारतीय सेना के जवानों के साहस और पराक्रम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के जवान जो सेवा करते हैं उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत हर आक्रमण के बाद और मजबूत होकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत आज जल, थल, नभ तक अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब करीब 3 गुना कर दिया गया है। सेनाओं में बेहतर समन्वय के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरेख से लेकर शिक्षा तक की सही व्यवस्था के लिए लगातार काम, देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने लेह में सेना के अस्पताल का दौरा किया और घायल जवानों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। लद्दाख पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में भर्ती उन जवानों से भी मिले जो गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हुई झड़प में जख्मी हो गए थे। अस्पताल में भर्ती जवानों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वीर सैनिकों को नमन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि जो वीर हमें छोड़कर चले गए हैं वो भी ऐसे ही नहीं गए हैं, सबने मिलकर करारा जवाब दिया है। 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति गौरव अनुभव करते हैं और आपका ये साहस और शौर्य नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया आपके पराक्रम का विश्लेषण कर रही है। जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं गए। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव। अस्पताल में भर्ती सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो उन्हें छूकर, देखकर ऊर्जा और प्रेरणा लेकर जा रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। उन्होंने कहा कि आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण ही वो ये बात बोल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वीर योद्धाओं को जन्म देने और लालन पालन करने वाली माताओं को भी नमन किया और घायल सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि सरकार की अनुमति के बिना भारत चीन से बिजली उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि आयात की इन चीजों को ट्रोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे देश में पावर ग्रिड बंद होने का संकट पैदा हो सकता है। राज्यों के बिजली मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री ने कहा कि चीन या किसी अन्य देश से बिजली संबंधी सभी उपकरणों और कलपुर्जों के आयात के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। इस तरह की सभी चीजों का बिजली मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रमाणित प्रयोगशालाओं में गहन निरीक्षण किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें कोई मालवेयर, ट्रोजन्स या साइबर खतरा तो मौजूद नहीं है। उन्होंने सुचालक, ट्रांसफार्मर, टावर एलिमेंट और बिजली मीटर के कलपुर्जों के भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दुस्साहस का विरोध जताया है। एक ट्वीट में माइक पॉम्पियो ने कहा कि दक्षिण चीन सागर या किसी भी क्षेत्र में सभी देशों के लिए मुक्त व्यापार करने के लिए समान शर्तें होनी चाहिए और देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी ये प्रतिक्रिया दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के एक द्वीप पैरासिल आइलैंड के पास चीन द्वारा सैन्य अभ्यास किए जाने के बाद आई। उन्होंने कहा कि चीन की यह हरकत उकसाने वाली है और हम ऐसी किसी भी गतिविधि का विरोध करते हैं। कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। संसद के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल एक अहम बैठक की। इस दौरान उच्च सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए विभिन्न विकल्पों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बारे में भी विचार किया गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और सदन की कार्यवाही में सदस्यों की भागीदारी भी हो। इसके लिए उच्च सदन में सदस्यों की बैठने की व्यवस्था के अलावा दीर्घाओं, सेंट्रल हॉल और बाल योगी सभागार जैसे विकल्पों पर विचार किया जाए, ताकि वर्चुअल व्यवस्थाओं के जरिए राज्यसभा के सदस्य सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकें। कोरोना संकट की वजह से इस बार संसद का मॉनसून सत्र बदले हुए अंदाज में नजर आ सकता है। दरअसल कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड का अनुपालन अनिवार्य है। ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही में सदस्यों की भागीदारी के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को सचिवालय के उच्च अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उच्च सदन की कार्यवाही में सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एनआईसी की क्षमता और बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था की बाधाओं पर विचार किया गया। इस दौरान सभापति ने मौजूदा परिस्थितियों में वर्चुअल पार्लियामेंट के हिसाब से क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि उचित योजना के जरिए सदन के सदस्यों की मौजूदगी संभव बनाने का प्रयास किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करते हुए राज्यसभा के कक्ष और दीर्घाओं में 127 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। मीडिया गैलरी को छोड़कर सभी दीर्घाओं का इस्तेमाल सदस्यों के बैठने के लिए किया जा सकता है। मीडिया गैलरी में मीडिया कर्मियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखनी होगी। इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यह भी महसूस किया गया है कि सदस्यों की वर्चुअल भागीदारी को देखते हुए सदन के भीतर और बाहर अतिरिक्त स्क्रीन की आवश्यकता होगी। सभापति ने सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या के आधार पर बैठने की उपयुक्त योजना तैयार करें। सभापति ने अधिकारियों से इस सुझाव पर भी विचार करने को कहा है कि कार्यवाही के दिन के लिहाज से भागीदारी निभाने वाले सदस्यों की सूची तैयार की जाए, ताकि उनके बैठने की व्यवस्था की जा सके। इनके अलावा सदन में प्रश्नकाल का आयोजन, जरूरत पड़ने पर सदन में मतदान, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने, सदस्यों के परिवहन समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत योजना, शारीरिक दूरी और स्वच्छता के लिए प्रभावी उपायों पर चर्चा की गई। सभापति एम वेंकैया नायडू के साथ चर्चा में राज्यसभा सचिवालय के महासचिव देश दीपक वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सभापति ने अधिकारियों को अगले हफ्ते की शुरुआत में एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिस पर विचार किया जाएगा। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को संसदीय समितियों की बैठकें संसद भवन में सदस्यों की मौजूदगी और कुछ पाबंदियों के साथ करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। सरकार कोरोना वायरस महामारी के बीच संसद का मॉनसून सत्र अगस्त के अंत में या सितंबर में आयोजित करने की संभावना पर विचार कर रही है। कोविड-19 संकट के मद्देनजर अनेक समितियों के अध्यक्षों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से डिजिटल बैठकों का अनुरोध किया था, लेकिन अनुमति नहीं दी गई।
लोकसभा सचिवालय ने दिशा निर्देशों में कहा कि 1 जुलाई से लॉकडाउन में दी गई और ढील के साथ अब संसदीय समितियों की बैठकें कुछ पाबंदियों के साथ की जा सकती हैं। सचिवालय ने निर्देश दिया है कि समिति के कक्ष में बैठक व्यवस्था 6 फुट की सामाजिक दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करते हुए की जाए। समिति कक्ष के बाहर सैनिटाइजर का प्रबंध होना चाहिए। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि बैठक में किसी मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और बैठक से संबंधित सभी कागजों को सदस्यों को डिजिटल स्वरूप में भेजा जाना चाहिए। समिति के समक्ष साक्ष्यों के लिहाज से प्रस्तुत हो रहे मंत्रालय या विभाग को सलाह दी जाती है कि कोई सामग्री साथ नहीं लाएं, जिनमें वार्षिक रिपोर्ट या सदस्यों के लिए बैग आदि शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत हो रहे मंत्रालयों या विभागों को अधिकतम 5 अधिकारियों को भेजने की सलाह दी जा सकती है। इसमें कहा गया है कि अगर मंत्रालय ज्यादा अधिकारी लाने को बाध्य हैं तो लॉबी में उनके बैठने के लिए व्यवस्था की जा सकती है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्रालय ने पुरस्कारों की एक नई श्रेणी प्रेरक दौर सम्मान का भी ऐलान किया। देश के शहरों और कस्बों में स्वच्छता का मूल्यांकन करने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण के 6ठे संस्करण को शुरू करने के साथ केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सर्वेक्षण के लिए 6 नए पैमानों को आधार बनाया है। गीले कचरे से उत्पन्न प्रसंस्करण क्षमता, गीले और सूखे कचरे का प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण, लैंडफिल में जाने वाले कचरे का प्रतिशत, शहरों की स्वच्छता स्थिति शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जन आंदोलन बन रहे स्वच्छता अभियान में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण एक जरूरी उपकरण बन गया है। A major focus of Swachh Sarvekshan has always been on citizen engagement. This year, the citizen-centric focus has been enhanced substantially, as marks will be allotted for innovations led by citizens and their contribution to the city's solid waste management. कार्यक्रम के दौरान एकीकृत SBM अर्बन MIS पोर्टल का शुभारंभ भी किया, जिसके तहत एक मंच पर कई डिजिटल कार्यक्रमों को लाने का एक प्रयास है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों का मंत्रालय जल्द ऐलान करेगा। सर्वेक्षण के पहले संस्करण में मैसूर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कार जीता था, जिसके बाद इंदौर ने 2017 से 2019 तक लगातार 3 साल अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुबह 9 बजे में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे बीजेपी द्वारा लॉकडाउन के दौरान किए गए सेवा कार्यों की समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम का नाम सेवा ही संगठन रखा गया है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता डिजिटल रूप में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण पार्टी के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। कैबिनेट सचिव ने कल उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 मरीजों की जल्दी पहचान और समय से क्लिनिकल प्रबंधन के कारण रोजाना स्वस्थ होने की दर बढ़ती जा रही है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 60.73% हो गई है और देश में अब तक कुल 3,79,891 रोगी ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच के काम में भी लगातार तेजी लाई जा रही है। देश में अब कोविड संक्रमण की जांच करने वाली 1074 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 92,97,749 नमूनों की जांच हो चुकी है।
भुगतान यानी पेमेंट का रुक जाना या इसमें देरी होना छोटे व्यापारियों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण होता है। एमएसएमई क्षेत्र के कारोबारियों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब भुगतान में देरी होने पर शुल्क लगाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सरकार के ई मार्केट प्लेस पर कंसाइन्ड रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट के जारी होने के 10 दिन के अंदर अगर खरीदार कारोबारी को भुगतान नहीं करता तो उसे 1% प्रति माह की दर से शुल्क देना पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो खरीद की पर्ची जारी होने के 10 दिनों के अंदर अगर कारोबारी को उसके पैसे नहीं मिलते तो खरीदार को 1% का जुर्माना देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इससे छोटे और मझोले उद्योगपतियों को राहत मिलेगी और एमएसएमई क्षेत्र में अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। कोविड-19 को देखते हुए इस साल आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिफंड करने की प्रक्रिया को काफी तेज किया है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। 8 अप्रैल से 30 जून के दौरान 20,44,000 मामलों का निपटारा करते हुए विभाग ने 62,361 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किए। इस रिफंड में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 19 लाख से ज्यादा व्यक्तिगत करदाताओं को जारी की गई, जबकि करीब 39,000 करोड़ रुपए की रकम 1,36,000 से ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड के रूप में जारी की गई। इस तरह से देखा जाए तो विभाग ने 1 मिनट में रिफंड के 76 मामले निपटाए। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जेईई और नीट परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अब जेईई मुख्य परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी। जेईई एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को होगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 13 सितंबर को होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबरों को लेकर हाल ही में प्रसार भारती ने अपनी नाराजगी जताई है। प्रसार भारती का कहना है कि पीटीआई की रिपोर्टिंग और काम करने का तरीका राष्ट्र हित के लिए बनाए गए मानदंडों पर खरा नहीं उतर रहा है। आइए जानते हैं आखिर प्रसार भारती की समाचार एजेंसी पीटीआई को लेकर इतनी सख्त नाराजगी क्यों है। दरअसल पीटीआई से न्यूज लेने के लिए प्रसार भारती उसे हर साल करोड़ों रुपए देता है। पिछले कुछ समय से इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या प्रसार भारती को पब्लिक मनी के करोड़ों रुपए खर्च करके पीटीआई की सेवाओं की जरूरत है, खासकर ऐसे में जब समाचार एजेंसी की कुछ रिपोर्टिंग ऐसी हो जो देश के मानदंडों पर खरी नहीं उतर रही हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद पीटीआई बोर्ड में प्रसार भारती का कोई सदस्य नहीं है। खबरों पर मनमानी है और जरूरत के हिसाब से समय पर खबरें मिल नहीं पाती। आपको बता दें कि पीटीआई की बिल्डिंग संसद मार्ग पर स्थित है और इसे भारत सरकार से बहुत ही सस्ती दर पर लीज पर लिया गया है। लीज की शर्तों के हिसाब से इस बिल्डिंग में कोई भी गैर मीडिया कंपनी अपना दफ्तर नहीं रख सकती, लेकिन पीटीआई ने इन शर्तों की सिरे से अनदेखी करते हुए इसे गैर मीडिया कंपनियों को किराए पर दिया। अब सवाल यह है कि सरकार से सस्ती दर पर लीज लेकर उसे दूसरी कंपनियों को किराए पर देना कितना जायज है। प्रसार भारती की पीटीआई से नाराजगी की एक और वजह है उसका गैर पारदर्शी होना। पीटीआई लगातार खुद को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना चाहता है। उसका कहना है कि वो सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर होगा। लेकिन जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी ट्रस्ट को सूचना के अधिकार के दायरे के भीतर लाया गया, तब पीटीआई कहने लगा कि वो प्राइवेट यानी निजी संस्था है, इसलिए आरटीआई से बाहर होगा। आखिर क्या वजह है कि देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी जिसके इतने ग्राहक हैं, सरकारी मीडिया ग्राहक हैं, वो पारदर्शिता नहीं बरतना चाहता। इन्हीं सब को लेकर प्रसार भारती अब पीटीआई की सेवाएं जारी रखी जाए या नहीं, इसकी समीक्षा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। असम में आई बाढ़ से 33 में से 22 जिले प्रभावित हुए हैं, जिससे 16 लाख से अधिक लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और 34 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ के कारण राज्य के विभिन्न भागों में काफी नुकसान हुआ है। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश के 22 जिले जलमग्न हो गए हैं, वहीं 16 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य को बाढ़ और कोविड-19 से निपटने के लिए पूरी सहायता का आश्वासन भी दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। ये राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से दी जाएगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मॉनसून और देश भर की प्रमुख बाढ़ संभावित नदियों में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान गृह मंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ का प्रभाव कम करने और जानमाल को कम से कम नुकसान के लिए एक सुनियोजित योजना बनाने का निर्देश दिया। साथ ही गृह मंत्री ने बिहार और असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर प्रदेश में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने और प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा। गृह मंत्री ने स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय और बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने समाज को अपराध मुक्त करने और कानून का शासन स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के शहीद अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कानपुर में कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले 4 अधिकारियों समेत 8 बहादुर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना जताई और पुलिसकर्मियों की वीरता, साहस और बलिदान को नमन किया है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के शहीद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कानपुर की इस घटना में घायल पुलिसकर्मियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा है कि कर्तव्य के प्रति अपनी निष्ठा, अदम्य साहस और संकल्प वंदनीय है और समाज के लिए अनुकरणीय मानदंड स्थापित करेगा। आपके बलिदान को समाज कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में शुक्रवार को हुई सड़क दुर्घटना में सिख तीर्थयात्रियों की मौत पर शोक जताया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तीर्थयात्रियों को ननकाना साहिब से लेकर लौट रही मिनी बस क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया है कि वो पाकिस्तान के शेखपुरा में हुई दुर्घटना में सिख तीर्थयात्रियों की असामयिक मृत्यु पर दुखी हैं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में सिख तीर्थयात्रियों के दुखद निधन से पीड़ा हुई और दुख की इस घड़ी में उनकी सहानुभूति मृतकों के परिवार वालों और दोस्तों के साथ है। उन्होंने घायल हुए तीर्थयात्रियों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना भी की। बात खास शख्सियत की। आज महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। 1902 में आज ही के दिन बेहद कम उम्र में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया था। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में साल 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उस महासभा में उनका संबोधन आज तक याद किया जाता है। अपनी तेजस्वी वाणी के जरिए पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद ने केवल वैज्ञानिक सोच और तर्क पर बल ही नहीं दिया, बल्कि धर्म को लोगों की सेवा और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ने का भी काम किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी विश्व को भारत के वेदांत दर्शन की गंभीरता से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने भारतीय दर्शन परंपरा का सामयिक संदर्भों में सरल और सुगम विश्लेषण किया। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि वो स्वामी विवेकानंद के विशाल वांग्मय का अध्ययन करें और उनके दर्शन को जीवन में आत्मसात करें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा की आज जयंती है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके उन्हें नमन किया है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी ने सरकार में अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने के साथ 2 अवसरों पर भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री का दायित्व भी संभाला। सादगी और सत्य पर आधारित गांधीवादी जीवन दर्शन का उन्होंने जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक पालन किया। श्रमिकों के विषय में उनके प्रयास, भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उनका संघर्ष सदैव आदरपूर्वक याद किया जाता रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।